गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं क्लास 8 में पार्ट 1 जिसका नाम है भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार, है ना। तो इसके पहले हमने इसके तीन या चार वीडियो बना लिया है, उसमें हमने इस पार्ट को आधा समझा दिया है। आज हम उसके आगे देखते हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापार और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का प्रारंभ। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत एवं पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्ष के लिए एक एकाधिकार चार्ट दिया। कौन सी महारानी? ब्रिटेन की महारानी थी जिनका नाम था एलिजाबेथ। इन्होंने क्या किया, 31 दिसंबर 1600 को 15 वर्ष के लिए एक एक्ट पारित कर दिया, जिसमें से क्या हुआ, इन लोगों को 15 वर्ष के लिए भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति मिल गई। कंपनी को अधिकार पत्र द्वारा युद्ध एवं संधि करने, कानून बनाने तथा कंपनी के अधिकारों पर चोट करने वालों को दंडित करने का भी अधिकार दिया गया। और ये जो कानून बनाया गया था, इस कानून में और क्या लिखा गया था कि यदि कोई व्यापारियों के साथ या व्यापार करने वाले लोगों के साथ कंपनी के साथ यदि कोई अपना अधिकार जताने की कोशिश करता है, युद्ध करता है या संधि करता है, तो उसके लिए भी क्या किया गया था, या एक अधिकार कंपनी पर चोट पहुंचाते तो उसके लिए भी कानून बनाए गए थे और उन्हें दंडित करने का अधिकार दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन के कुछ पूंजीपतियों द्वारा साझा व्यापार के लिए बनाई गई। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये ब्रिटेन के कुछ बड़े व्यापारी थे, पूंजीपति व्यापारी, यानी जिनके पास अधिक पैसा था, वो व्यापारियों के साथ साझा व्यापार, जिसे लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप में व्यापार करने के लिए बनाई गई थी। कंपनी का प्रमुख उद्देश्य अधिक से अधिक मुनाफा अर्जित करना था, और कंपनी का जो प्रमुख उद्देश्य था वो अधिक से अधिक मुनाफा अर्जित करना था। अंग्रेजों की दृष्टि में मुनाफा अर्जित करते समय उचित अथवा अनुचित तरीकों का उपयोग करना गलत नहीं था। और अंग्रेज क्या मानते थे कि हमें सिर्फ मुनाफा चाहिए, वो उचित तरीके से मिले या अनुचित तरीके से, यानी सही तरीके से मिले या गलत तरीके से, हमें सिर्फ क्या चाहिए, मुनाफा चाहिए। तो उनकी दृष्टि से ये चीज़ गलत नहीं थी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यापार वाणिज्य के बहाने लूटमार करना भी उचित था। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या था, अंग्रेजों के लिए व्यापार में लूटमार करना भी उचित था। उनके लिए लूटमार करना भी सही था। व्यापार तथा लूटमार के तरीकों से कंपनी माला माल हो गई। व्यापार और लूटमार, यानी जो व्यापार था वह अंग्रेजों ने क्या किया, लूटमार के तरीके से बहुत धन कमाया और कंपनी एकदम से अधिक माला माल हो गई। माला माल मीन्स क्या हो गया ना, उसके पास बहुत अधिक धन आ गया। कंपनी व्यापार पर पकड़ स्थापित करने के साथ साथ राजनीतिक लक्ष्य को लेकर भी चल रही थी। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो व्यापार में तो अपनी पकड़ स्थापित कर ही रही थी, यानी व्यापार को अपनी ओर खींच ही रही थी, साथ में क्या कर रही थी, भारत में राजनीतिक लक्ष्य को लेकर भी चल रही थी। भारत की राजनीतिक कमजोरियों का अनुमान उनको हो चुका था, और जो हमारे भारत की राजनीतिक कमजोरियाँ थी इसका अनुमान ईस्ट इंडिया और अंग्रेज लगा चुके थे। अंग्रेजों को लगता था कि व्यापार से अधिक लाभ राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने में, और अंग्रेजों को यह अनुभव हो गया था कि हमें व्यापार करने से ज़्यादा लाभ किस में मिलेगा, भारत में अपनी राजनीति स्थापित करने में मिलेगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शीघ्र ही उन्होंने प्रयास आरंभ कर दिया। और इस लक्ष्य की प्राप्ति किसको, यानी भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए उन्होंने अपने प्रयास आरंभ कर दिए। कंपनी के प्रारंभिक कर्मचारी भ्रष्ट, चरित्रहीन और घूसखोर थे। कंपनी के जो पहले के कर्मचारी थे वो भ्रष्टहीन, यानी वो चरित्रहीन और घूसखोर थे। उनके कोई चरित्र नहीं था और ना ही वो अच्छे से काम करते थे, बिना ही अनुशासन के काम करते थे। घूसखोर यानी पैसे लेके कुछ भी काम कर सकते थे। उनका उद्देश्य उनका उद्देश्य क्या था, अधिक से अधिक धन कमाना था। भारत में आगे देखिए एक अगला पॉइंट, भारत में कंपनी के व्यापार का विस्तार। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के साथ व्यापार तो प्रारंभ कर दिया, मगर भारत में कंपनी की कोठी स्थापित करने में सफलता नहीं मिल पाई। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो क्या किया, भारत के साथ व्यापार करना तो प्रारंभ कर दिया, लेकिन भारत पर अपनी कोई कोठी बनाने में असमर्थ रहे। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में कंपनी को सूरत में कोठी स्थापित करने की अनुज्ञा प्रदान कर दी। फिर ये जो हमारे यहाँ के शासक थे जहांगीर, इन्होंने क्या किया, सन 1613 ईस्वी में ये व्यापारिक कोठी बनाने के लिए कहाँ इन्होंने अपनी आज्ञा दे दी, सूरत में कोठी बनाने के लिए आज्ञा प्रदान कर दी। इसके बाद कंपनी ने सर टॉमस रो को इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में मुगल दरबार में भेजा। फिर इसके बाद क्या, जो कंपनी के सर टॉमस रो थे उन्होंने इंग्लैंड के राजा थे जेम्स प्रथम, इनके दूत को कहाँ भेजा, मुगल दरबार में भेजा। मुगल दरबार यानी जहांगीर के दरबार पर। सर टॉमस रो 1615 से 1619 तक मुगल दरबार में रहा। और ये जो दूत था राजा जेम्स का, ये 1615 ईस्वी से कहाँ तक, 1619 ईस्वी तक
मुगल दरबार में ही रहा। उसने जहांगीर से मुगल साम्राज्य के विभिन्न भागों में व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करने की अनुज्ञा प्राप्त कर ली और उसने क्या किया, जहांगीर से मुगल साम्राज्य के विभिन्न व्यापारिक क्षेत्रों में कोठियाँ स्थापित करने की आज्ञा प्राप्त कर ली। शीघ्र ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, आगरा, अहमदाबाद और भड़ोच में व्यापारिक कोठियाँ स्थापित कर ली। और इसके बाद क्या हुआ, शीघ्र ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, आगरा, अहमदाबाद और भड़ोच में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित कर ली। 1668 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीना के साथ हो गया। और 1668 में क्या हुआ, इंग्लैंड के सम्राट थे जिनका नाम था चार्ल्स द्वितीय, उनका विवाह पुर्तगाली राजकुमारी यानी पुर्तगाल की बेटी, पुर्तगाली जो लोग थे उनकी बेटी राजकुमारी कैथरीना के साथ हो गया। विवाह में दहेज के रूप में मुंबई मिला और विवाह में दहेज के रूप में क्या दे दिया पुर्तगालियों ने, सम्राट चार्ल्स को मुंबई दे दिया। 10 पाउंड वार्षिक लगान पर मुंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। और 10 पाउंड वार्षिक यानी हर वर्ष उसको क्या मिलते थे, 10 पाउंड वार्षिक लगान मिलती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। 1687 ईस्वी में कंपनी द्वारा सूरत के स्थान पर मुंबई को पश्चिमी 1687 ईस्वी में क्या हुआ, कंपनी द्वारा सूरत के स्थान पर मुंबई को पश्चिमी तट की कोठियों का मुख्यालय बना लिया है। और क्या किया गया, 1687 ईस्वी में जो मुंबई थी उसको सूरत की जो कोठियाँ थी उसका मुख्यालय बना दिया गया। भारत के पूर्वी तट पर भी कंपनी द्वारा मछलीपट्टनम, मद्रास, चेन्नई, बंगाल, हरिहरपुरम, बालासोर, हुगली, पटना और कासिम बाजार में कोठियाँ स्थापित कर ली गई। क्या हुआ, भारत के पूर्वी तट पर भी कंपनी के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही मछलीपट्टनम, मद्रास कहाँ, चेन्नई में, बंगाल, हरिहरपुर, बालासोर, हुगली, पटना और कासिम में भी अपनी कोठियाँ स्थापित कर ली। किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत के पश्चिमी एवं पूर्वी भागों में कंपनी के व्यापार में आशाजनक वृद्धि हुई। भारत के पश्चिमी और पूर्वी भागों में कंपनी के व्यापार में आशाजनक वृद्धि हुई। कंपनी द्वारा मुंबई, मद्रास तथा कलकत्ता में किले बनवा लिए गए। और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही क्या हुआ, मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में किले बनवा लिए गए और वहाँ पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध कर लिए गए, जिसमें से वहाँ कोई भी अदर इंसान ना जा सके। ठीक है, आगे देखते हैं। 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मुगल सम्राट फर्रुख सियर ने अपने महत्वपूर्ण व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त कर ली। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मुगल सम्राट है फर्रुख सियर, इन्होंने क्या किया, महत्वपूर्ण सुविधाएं प्राप्त कर ली। जॉन सरमन तथा विलियम हैमिल्टन सम्राट से मिले। और ये जॉन सरमन तथा विलियम हैमिल्टन किससे, सम्राट से मिले। मुगल सम्राट गंभीर रोग से पीड़ित थे। जो मुगल सम्राट थे फर्रुख सियर, ये गंभीर रोग से पीड़ित थे। विलियम हैमिल्टन की सहायता से रोग मुक्त हो गया। और इनसे जो मिले हुए थे जॉन सरमन और विलियम हैमिल्टन, इनके सहयोग से क्या हुआ, मुगल सम्राट ठीक हो गए, एकदम रोग मुक्त हो गए। प्रसन्न होकर सम्राट ने कंपनी को 3 फरमानों द्वारा अनेक सुविधाएं प्रदान कर दी। और ये इन विलियम हैमिल्टन से प्रसन्न होकर क्या किया, कंपनी को 3 फरमान पेश कर दिए। 3000 रुपये वार्षिक के बदले कंपनी को बंगाल में बिना किसी कर के व्यापार के अधिकार मिल गए। और ये फरमान में से एक फरमान क्या था कि जो उनको 3000 रुपये वार्षिक ब्याज देना पड़ता था, वार्षिक कर देना पड़ता था, अब वो उनको नहीं देना पड़ता था। वो क्या कर रहे थे, बिना कर के बंगाल में व्यापार के अधिकार मिल गए उन लोगों को। कंपनी को कोलकाता के आसपास के क्षेत्रों को किराए पर लेने की अनुमति मिली और कंपनी को कोलकाता के आसपास क्षेत्र भी किराए पर लेने की अनुमति मिल गई, है ना। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले यानी जितना देते थे मुगल सम्राट सिर्फ उतने में ही इन अंग्रेज़ों को और पुर्तगालियों को व्यापार करना पड़ता था। लेकिन जब ये हैमिल्टन की सहायता से फर्रुख सियर ठीक हो गए तो इन्होंने खुश होकर उनको इन सब चीज़ों की अनुमति प्रदान कर दी। हैदराबाद प्रांत में कंपनी की सभी देनदारी समाप्त कर दी गई और हैदराबाद प्रांत में जो कंपनी थी वो जितना भी कर देते थे कर वो सब समाप्त कर दिए गए। कंपनी द्वारा मुंबई में टंकित सिक्कों का समस्त मुगल साम्राज्य में प्रचलन हो गया और कंपनी के द्वारा जो टंकित सिक्के थे वो पूरे मुगल साम्राज्य में प्रचलित हो गए, यानी अब कंपनी के द्वारा ही बनाए गए सिक्के चलने लगे। इस प्रकार भारत में कंपनी के व्यापार एवं प्रभुत्व में व्यापक वृद्धि और इस कारण से क्या हुआ, कंपनी का भारत में और अधिक व्यापार होने लगा और उसको प्रभुत्व यानी राजनीतिक सत्ता स्थापित करने में वृद्धि मिल गई। ठीक है, अब देखिए हम आगे पढ़ेंगे आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा और कर्नाटक युद्ध। तो हम इसको आगे वीडियो में पढ़ते हैं, जब तक आप ये पढ़िए और इसको समझिए। थैंक यू।